नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज की आप लोग इस क्लास में हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की स्पेशल क्लास है आज आपकी। और आज हम लोग यहाँ पर 2020 का एक बहुत ही एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कस करेंगे। तो पूरा पेपर आज और बिल्कुल अभी देखें और जांचें अपनी क्षमताओं को कि किस तरीके से अगर इस टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं तो कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाएंगे। तो पूरे पेपर का सोल्यूशन, ठीक है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। इससे पहले क्लास को शुरू करें दोस्तों, इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी लोग आज के इस पेपर को सॉल्व कर सकें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे सबसे पहले रीजनिंग से, उसके बाद देखेंगे जीएस, फिर हम लोग देखेंगे मैथ, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कार का ड्राइवर, तो हवाई जहाज में क्या होगा आपका कैप्टन, एयर होस्टेस, पायलट या फिर कंडक्टर। आपके पास है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 सेकेंड। तो देखिए दोस्तों, जैसे कार का चालक आपका ड्राइवर होता है उसी प्रकार हवाई जहाज का चालक होता है पायलट। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा पायलट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है इसको बताइए आप लोग। उस चित्र का चयन करिए जो तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन है वैसे थर्ड और फोर्थ का आपको निकालना है। आपके पास है केवल 10 सेकंड। चलिए बताइए तो क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। ओके, तो बिल्कुल राइट बताया आप लोगों ने। देखिए दोस्तों, जिनका भी आंसर यहाँ से सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। क्यों और कैसे? पहले आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 बार क्रॉस था तो आपका डबल हो गया और नीचे का कलर में मैंने पार्ट कर दिया, नीचे वाले पार्ट को ब्लैक कर दिया। तो ये 4 भागों में बटा हुआ है, इसको दोस्तों आधा करेंगे और नीचे वाले हिस्से को काला कर देंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही किया। अब दोस्तों ये जो आपका हाफ सर्किल था दोस्तों, यहाँ से इसको फिर से मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और नीचे वाले पार्ट में कलर कर दिया। तो सेम दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारा ये दे रखा है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और नीचे वाले पार्ट में कलर करेंगे। तो बस बिना कुछ करे आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। यहाँ पर ऊपर कलर किया गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको सोचने और समझने के लिए 20 सेकंड दूंगा। मुझे लगता है कि 20 सेकंड आपको लग सकते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। कोई भी इतना बेस्ट नहीं है रीजनिंग में जो 20 सेकंड से पहले इस क्वेश्चन को लगा ले। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। गेम 26, HCNG 32, IDOH 36, KEQI 42 और LGRK 48। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए बताइए। ए, बी, सी या फिर डी। तो समय हुआ समाप्त और इस क्वेश्चन का होगा सही जवाब आपका, ठीक है, 52 वाला। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से 52 आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों आया बी दोस्तों? क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखिए GHIJKL, ठीक है ना, ये आपका लॉजिक चल रहा है। पहले आप लोग एक 2 स्टेप आगे बढ़े, फिर देखिए दोस्तों यहाँ से ABCDE। तो दोस्तों ये लॉजिक आपका इस प्रकार से आपका चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इनको जब आप लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है। सेम दोस्तों देखिए आपका ये लॉजिक आपका देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है। तो इस तरीके से आपका बढ़ रहा है। तो दोस्तों जब इसको मैंने अप्लाई किया तो 1 2 3 4, तो 48 से मुझे केवल 4 स्टेप आगे बढ़ाने पड़े और यहाँ से हमारा जो राइट आंसर आ गया वो आ जाएगा 52। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। केन्या दे रखा है नैरोबी, नॉर्वे का आपका क्या होगा? आपके पास है केवल 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। तो देखते हैं कौन बताएगा। ओस्लो, हवाना, लंदन या फिर पेरिस। मैं देख पा रहा हूँ आज इस क्लास में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में सभी लोग जुड़ पाए। तो देखिए दोस्तों, जैसे केन्या नैरोबी दे रखा है, ऐसे नॉर्वे की राजधानी क्या होती है आपकी? ओस्लो होती है। तो एक तरफ आपका देश है तो दूसरी तरफ आपकी राजधानी है। केन्या की राजधानी होती है नैरोबी, तो नॉर्वे की क्या होती है? ओस्लो होती है। यह आज मैंने आपको सुबह पढ़ाया है और आपका आंसर यहां से हो जाएगा ओस्लो। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दिए गए विकल्पों में से 3 एक तरीके से समान है, एक सबसे अलग है। 10 सेकंड आपके पास है, तो सबसे अलग कौन सा होगा इसको बताइए। 209, 231, 247 या फिर आपका होगा 253।
तो देखिए आपको मैं बता दूं, समय हुआ समाप्त। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 247, क्योंकि बाकी सारे नंबर आपके 11 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपका जो दे रखा है 247 ये आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो साथियों यहाँ पर जिनका भी आंसर यहाँ से 247 आ रहा है बिल्कुल राइट है, ठीक है। लेकिन 9 2 11 में से 0 कटेंगे 11 बच जाएगा, 2 और 1 3 में से 3 कटेंगे 0 बचेगा, 3 2 5 5 से 5 है तो भी आपका 0 बचेगा, यानी कि सारे के सारे नंबर आपके 11 से कट जाएंगे। लेकिन जो 247 नंबर है ये आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 के तरीके का नहीं है, तो उस विकल्प का चयन करिए जो तीनों से आपका अलग है। आपका समय शुरू होता है अब और आपके पास है केवल 10 सेकेंड। तो क्या होगा 6 क्वेश्चन का राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी? तो देखते हैं कौन लगाएगा आज की इस क्लास में। एफ जी एच, ए बी सी, सी डी ई एफ जी, यू वी डब्ल्यू। तो देखते हैं आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। बाकी समय में आपको केवल एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको 2-2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। टेबल को लिखते हैं वेडनिंग, चेयर को लिखते हैं यहाँ से इज ऑड, तो बेंच को क्या लिखेंगे? आपका समय शुरू होता है अब, आपके पास है केवल 10 सेकेंड। आइए दोस्तों आपको बताते हैं क्या है लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है। बहुत ही शानदार लॉजिक है, TABLE, ठीक है। टेबल, टेबल को लिखते हैं मैंने VEDNI, तो TUVBCD, ठीक है ना, LMN। देखिए जो आपके कॉन्सोनेंट है 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर अल्फाबेट की, आपके वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट है उसमें केवल आपको 2 स्टेप आगे बढ़ना है, और जो वॉवेल होंगे वॉवेल उसमें अगला स्टेप वॉवेल बढ़ना है। जैसे कि ए के बाद आपका ई आता है और आपका ई के बाद आपका आई होता है। 5 वॉवेल इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, वही स्टेप इसमें रिपीट करना है। ऐसे देखिए सी का DEHIJ, लेकिन ए के बाद आपका ई आ रहा है क्योंकि ए के बाद जो वॉवेल होता है वो आपका ई होता है, ठीक है ना। आई का जो आपका आता है वो ओ आता है, AEIOU और RST। तो जो कॉन्सोनेंट है उसमें केवल 2 स्टेप आगे बढ़ना है, जो वॉवेल है उसमें केवल अगला स्टेप आगे बढ़ना है वॉवेल वाला। तो देखिए बी का तुम्हारा आ जाएगा CD, लेकिन ई के बाद आपका आई आएगा, NOPCDEHIJ। तो दोस्तों आपका यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पेज। जी हाँ बिल्कुल राइट बता रहे हैं, डी पेज इसका राइट होगा, ऑप्शन सी वाला राइट होगा। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको प्रतीक का पीछा करना है। एक प्रतीक लड़का है जो अपने घर से चलना शुरू करता है, जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे आप लोग चलेंगे और एक आरेख बनाएंगे। तो नोट कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और नोट करना शुरू कीजिए। प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर मान ले रहे हैं, यहाँ पर प्रतीक घर से अपना चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो ये है घर, उसका पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने बना लीजिए। अब प्रतीक जो है उत्तर पूरब की ओर 40 मीटर जाता है, ठीक है ना। अब ये जो आपका उत्तर पूरब की ओर जाता है, आपका यहां से उत्तर पूरब की ओर, सॉरी इधर जाएगा आपका, और कितना जाता है आपका 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 चलता है, बाएं मुड़ा और आपका 30 चला। जगह कम है यहाँ पर इसलिए पर्याप्त लग नहीं पाएगा, थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेते हैं इसको। पहले आपका 40 गया, फिर ये आपका 30 गया। हाँ आप देखिए, फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 चलता है, बाएं मुड़ा और आपका 40 चला, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है अंत में वह बाएं मुड़ेगा और सीधे 60 मीटर चला जाता है। तो वह अपने घर से कितने दूरी पर है? ये टोटल डिस्टेंस आपको 60 दे दी है, ठीक है। तो घर से कितना दूर है अभी आपका? ये उसका घर था, यहाँ पर इसका घर है, घर से भी कितना दूर है? तो ये 30 हो गया आपका, बचा ये 30। पहली बात तो वो घर से दूर है आपका 30 किलोमीटर। और ये डायरेक्शन दोस्तों कौन सी आपकी? देखिए ये डायरेक्शन आपकी यहाँ पर है, तो ये पूरब, ये आपका दोस्तों यहाँ पर दक्षिण, दक्षिण पूरब होगा। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है दक्षिण पूरब दोस्तों यहाँ पर दक्षिण पूरब आ रहा है आपका 30 मीटर, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दोस्तों ई ने एफ से कहा आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो, तो एफ ई से कैसे संबंधित होगा? और आपका समय शुरू होता है अब, आपके पास है केवल 10 सेकेंड। कि आप ई ने एफ से कहा कि आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हैं, ठीक है ना। तो ई पत्नी एफ पति, तो यहां से दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10th क्वेश्चन का? बिल्कुल सही बता रहे हैं, एफ इज द वाइफ ऑफ ई, एफ जो होगी ई की पत्नी होगी। तो दोस्तों आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा
सी वाला बिल्कुल राइट, एफ ई की पत्नी है, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो ई ने एफ से कहा है कि आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हैं, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा सी वाला। जाकर दोस्तों जो भी क्लास में अभी ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने भी क्लास में बहुत कम स्ट्रेंथ है, तो जाकर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं और वो भी इस चीज को समझ सकें। अब दोस्तों बात करेंगे सामान्य जानकारी की। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे 2019 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है? विलियम सी कैंपवेल, सतोशी ओमुरा, ताकाकी काजिता, या फिर आपका होगा विलियम जी कैलिन। और आपका समय शुरू होता है अब, आपके पास है केवल 10 सेकेंड। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं, यहां से 26 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा विलियम जी कैलिन। तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहां से आ रहा है विलियम जी कैलिन, बिल्कुल राइट है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। बंबई शेयर बाजार ने मई 2019 में किसको जो है अपनी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया? आइए इसको देखते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। व्यास, घोष, पांडे या फिर जैन। देखिए 27 क्वेश्चन की बात करें, मई 2019 में बंबई शेयर बाजार ने जयश्री व्यास को अपनी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा जयश्री व्यास। इसके बाद ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दोस्तों 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया? बताइए। चंगेज खां, नादर शाह, हेमू विक्रमादित्य, या फिर आपका होगा बाजीराव प्रथम। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं 29 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका हेमू विक्रमादित्य। दैट्स अ परफेक्ट। देखिए 29 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, आपका जो सही जवाब होगा ये होगा आपका सी हेमू। ठीक है, अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू, या फिर आपका होगा इंदिरा गांधी। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा आपका लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में, कब? 1893 में गणेश महोत्सव का प्रारंभ महाराष्ट्र में किया। तिलक जी एक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में, कब दोस्तों एक बात आपको और बता दें, इनके क्षेत्र से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1882 में पत्रकारिता के कारण इन्हें जो है सजा हुई थी और इन्होंने मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है 1896 और 97 के दौरान संपूर्ण महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन भी चलाया और इसी दौरान जनता इन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि इनको जो है दी गई जनता के द्वारा। और इन्होंने मांडले जेल यानी कि वर्मा प्रवास के दौरान गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना भी की थी। ठीक है, और एक बात आपको और बता दें, एक नाम आता है वैलेंटाइन शिरोल। तो वैलेंटाइन शिरोल जो है इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता भी बोलते हैं। तो ये कुछ इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। किस आर्टिकल के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो आपके पास है केवल 10 सेकेंड। तो चलिए बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए आपको बताते हैं 31 क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 315। आइए दोस्तों आपको बताते हैं आर्टिकल 315 में क्या है। इस आर्टिकल के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए इस एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है या फिर नहीं? दोस्तों कोई बिल आपका धन विधेयक है या नहीं, तो मैंने इसके बारे में बहुत आपके साथ चर्चा भी की थी पहले भी। तो कोई विधेयक आपका धन विधेयक होगा या फिर नहीं होगा, ये बात आर्टिकल नंबर 110 में वर्णित है और इसका सही जवाब आपका होगा लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करता है। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे, कुछ और भी अलग से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपको बता दें माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ठीक है, तो कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पर देख ले रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 33 क्वेश्चन का, मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है?
नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो 34 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आएगा, उत्तराखंड। देखिए जहां तक इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका जो आंसर होगा ये होगा उत्तराखंड। दोस्तों जो लोग भी आज इस क्लास में दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मिनिस्ट्रियल और AWO वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप लोग के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस क्लास को नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस में पीछे रहने वाले हैं। तो इस क्लास को देखकर आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को जस्ट डबल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका रिवीजन और प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी। पढ़ चाहे जितना भी लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करते हैं, जैसा आपको पेपर में लिखना है, जिस तरीके से कम टाइम में पेपर को सॉल्व करना है, अगर उस वे में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एग्जाम में वो प्रॉब्लम ना हो जो प्रॉब्लम इस क्लास में होने वाली है। यहाँ प्रॉब्लम चल जाएगी लेकिन एग्जाम के टाइम प्रॉब्लम होगी तो आपका एग्जाम छूट जाएगा और कई सारे क्वेश्चन आते हुए भी कर नहीं पाएंगे आप लोग। तो प्लीज दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी लोग जाकर क्लास को शेयर कीजिए, ताकि सब कुछ पढ़ेंगे। इंग्लिश भी है आज की क्लास में, मैथ भी है, सब कुछ है। क्लास आपकी डेली होती है, सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए, तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है आपको मैं बता दूं। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित पर्वत चोटी है और ये भारत की दूसरी व दुनिया की 23वीं सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो आपका आंसर यहां से हो जाएगा उत्तराखंड। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आपके पास है 10 सेकेंड, चलिए बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा, A, B, C या फिर D। ओके, तो देखिए 35 क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी है रायपुर, गोवा की पणजी, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची। तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? दोस्तों वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है, इसको बताएंगे आप सभी लोग। क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर? तो आइए आपको बताते हैं। 36 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा थर्मोस्फेयर। नाम में लगा हुआ थर्मो, तो यही होगी सबसे गर्म, ठीक है। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? डाइन, पास्कल, जूल या फिर ओम? तो क्या होगा इसका सही जवाब, आइए आपको बताते हैं। 37 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, इसका मात्रक होता है आपका ओम और एक होता है आपका प्रतिरोधकता, ठीक है ना, प्रतिरोधकता, इसका मात्रक आपका होता है ओम मीटर। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि प्रतिरोध को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं। 38 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्रुक्स कांच। ये दुर्लभ मृदा तत्वों के ऑक्साइड से बने होते हैं और इनमें परावैंगनिक किरणों को रोकने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से साथियों आपका जो राइट आंसर होगा आज ये होगा क्रुक्स कांच। इसको भूलिएगा मत, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं उसके बाद भी मैं पढ़ा देता हूं, उसके बाद भी आप लोग क्वेश्चन गलत करते हैं क्योंकि आप लोग उस चीज को रिवाइज नहीं करते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कौन सा है? ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, मैंने पहले पढ़ाया है आपको। और 39 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। HCl में H और Cl बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी यानी कि शेयरिंग करके एक ध्रुवीय सह संयोजी बंध बनाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा HCl। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धोने का सोडा क्या है? आपके पास 10 सेकेंड है, आप सभी को बताना है कि धोने वाला जो सोडा है ये क्या है। सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। दैट्स अ परफेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या बोलते हैं? आपका समय शुरू होता है अब।
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए 41 क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी है आइसोग्राफ्ट। आइए मैं आपको बता दूं इसके बारे में। आइसोग्राफ्ट दो व्यक्ति या दो आनुवांशिक रूप से समान जुड़वा होते हैं, इनके बीच प्रत्यारोपण से रिलेटेड है। जुड़वा लोग नहीं हो तो जुड़वा लोग, वही चीज आपकी है आइसोग्राफ्ट। अब ले चलते हैं आपको आगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको देखिए। हेलो एवरीवन। देखिए जितने भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के छात्रगण हैं ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोग खुद को दिल्ली पुलिस से कम मत समझिए, आप लोग सोचिए कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। अब ध्यान समझिएगा यहाँ से। देखिए प्रतिजन दर्शाने वाली कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी में विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, प्लीहा, त्वचा, गुर्दे या फिर लसिका ग्रंथि। तो हेड कांस्टेबल होने के नाते आपको इन सारी चीजों की नॉलेज होना आवश्यक है। तो 42 क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा इसको बोलते हैं किडनी यानी कि गुर्दे। तो जिनका भी आंसर गुर्दे आ रहा है, किडनी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। निम्नलिखित में से एक क्लोराइड किसके तुल्य होता है। साथियों एक क्लोराइड जो दोस्तों किसके तुल्य होता है, आपके पास है केवल 10 सेकेंड, 128 बाइट्स, ठीक है। हाँ, एसएससी डीडीए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बाकी मैं आपको एसएससी की क्लास एक अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। तो 43 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका होगा 1024 बाइट। तो 1 केवी में 1024 बाइट होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। दोस्तों आप सभी को यहां से बताना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। जी बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना। It is the warming of Earth's surface due to its atmosphere. That's a perfect answer. आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसके द्वारा वातावरण में जितने भी मौजूद गैस हैं इनकी मात्रा में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैसों में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि प्रमुख गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव की खोज सबसे पहले 1824 में, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ आए या ना आए ये जरूर पूछा जा सकता है कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो इसकी खोज ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज सबसे पहले 1824 में, कब, 1824 में जोसेफ फोरियर ने अंटार्कटिका के क्षेत्र में की थी। किसने की थी, जोसेफ फोरियर ने अंटार्कटिका के क्षेत्र में की थी। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने इंपॉर्टेंट है, आइए इसको देखते हैं। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि फिच रेटिंग्स ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष रिपोर्ट में 1 अप्रैल शुरू होने वाले 19-20 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्व अनुमान को अपने पूर्व अनुमान से घटाकर जो कितना कर दिया है। तो 45 क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 6.8%। ओके, तो अगर दोस्तों आपका आंसर 6.8% आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए। दोस्तों अब आपको दोस्तों बताना यहाँ पर क्या दिया गया है। ब्राजील के भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री को विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण में कार्य के लिए $1.4 मिलियन की राशि वाले टेम्पलेटन पुरस्कार 2019 से किसको सम्मानित किया गया है। आपके पास है केवल 10 सेकेंड। कॉपरनिकस, मार्सेलो ग्लिसेर, या फिर आपका होगा चार्ल्स मैशियर, या फिर आपका होगा एडविन हॉवल। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से 46 क्वेश्चन की, तो आपका आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन बी है मार्सेलो ग्लिसेर। आइए आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजील के भौतिक वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री मार्सेलो ग्लिसेर को विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण कार्य के लिए $1.4 मिलियन की राशि वाले टेम्पलेटन पुरस्कार 2019 से इसको जो है सम्मानित किया गया, ठीक है। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष टेम्पलेटन फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1972 से। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों आपकी 1972 से, ठीक है। और यह पुरस्कार ऐसे किसी जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अगर आप लोग भी यहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तो ये पुरस्कार आपका हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए।
दोस्तों किसने जो है डैन कोलोब 2019 कुश्ती कार्यक्रमों में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? आपके पास है 10 सेकंड। योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, संदीप तोमर या फिर आपका होगा सुशील कुमार। तो 47 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी है बजरंग पूनिया। मैं देख रहा हूँ क्लास में लगातार स्टूडेंट कम पर कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि या तो मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा हूँ या वो समझना नहीं चाहते। दोनों में से कोई एक बात तो होगी ही। फिलहाल जो भी आपको लगे, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग शेयर कीजिए ताकि हम अपने हर एक स्टूडेंट्स को सफल बना सकें और इस जो राह में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सफलता के साथ हम लोग आगे बढ़ सकें। तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में भारतीय पासपोर्ट को कौन से नंबर पर स्थान दिया गया है? 65वां, 77वां, 56वां या फिर आपका हो जाएगा 67वां। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं हमारा जो 48 क्वेश्चन है, ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स होती है। हमारा जो इंडियन पासपोर्ट है, हम लोगों का जो इंडियन पासपोर्ट को जो पोजीशन मिली है वो 65 रैंक दी गई है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 2019 की रिपोर्ट है। 2019 की रिपोर्ट में इसको जो पोजीशन दी गई है वो 65 है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, इसको समझिए दोस्तों क्या दे रखा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? ओके, धन्यवाद आप सभी का बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो 49 क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, इंडिया की रैंक है हमारी खुशी के मामले में 140वीं। आइए मैं आपको बताता हूं उसके संबंध में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में हमारी जो इंडियन की रैंकिंग है वो है आपकी 156 में से 140 और 2018 में 7 स्थान नीचे आ गई है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड ने लगातार दूसरी बार सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। तो नंबर 1 पर जो इसमें आता है ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिनलैंड ने लगातार दूसरी बार जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। वहीं हमारा इंडिया इसमें 140वें नंबर पर है। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत शानदार है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? तो देखिए, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के मुताबिक विश्व के 10 सबसे सस्ते शहरों में भारत के बेंगलोर, चेन्नई तथा नई दिल्ली शामिल हैं। और इस सर्वे के मुताबिक विश्व के सबसे महंगे 3 शहर हैं आपके सिंगापुर, हांगकांग और पेरिस। दुनिया के जो सबसे महंगे शहर हैं सिंगापुर, हांगकांग एंड पेरिस। तो आपका आंसर यहां से हो जाएगा मुंबई, इसमें से नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आते हैं कंप्यूटर पर, क्योंकि कंप्यूटर की मैं बात करूं, ये AWTPO एग्जाम के लिए और आपके मिनिस्ट्रियल के लिए, ठीक है ना। मिनिस्ट्रियल वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर, तो सीधे आपको यहाँ पर मिनिस्ट्रियल मिलेगा। तो बस अगर आप लोग इस जॉब के थ्रू पहुंचते हैं, ठीक है, तो आपको कई सारे एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको तैयारी एक उच्च लेवल पर करनी होगी। ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो सब पढ़ रहे हैं, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, सफल होने की एक अच्छी रणनीति यही है, जो सब पढ़ रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। जो सब पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो हम तो कर ही रहे हैं। लेकिन कुछ अलग से करते हैं, कुछ अलग से करेंगे तो उनसे हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो उनसे आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ अलग पढ़ते रहना है, अलग करते रहना है। और इसके लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग कंप्यूटर की ओर। अब आपको दिया गया है कि निम्नलिखित मशीनों में से किस में सभी अंकगणितीय कार्यवाहियां हिस्सेदारी के शीर्ष 1 या 2 पदों का उपयोग करके जगह लेती हैं? तो आइए आपको बताते हैं 78 क्वेश्चन जो आपके सामने आज पेश किया जा रहा है। और इस क्वेश्चन का जो आपका शानदार आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए है, जीरो ऑपरेंट। तो जीरो एड्रेस मशीन, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीरो ऑपरेंट्स, जीरो एड्रेस मशीन, बिल्कुल राइट होगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, स्टैक किस सिद्धांत पर जो है वर्क करता है? लीफो, फीफो, लीलो या फिर होगा रेमो? तो आइए मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपकी एक तरीके की शेड्यूलिंग है। तो 79 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। ठीक है ना, इस सिद्धांत पर वर्क करता है। अब
हमारा जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोडर इज ट्रू। देखिए लोडर के रिलेट में आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। तो लोडर सबसे पहले डिस्क में उपस्थित फाइलों को लाता है और इसके बाद उसको जो है निष्पादित करता है, ठीक है ना, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल राइट होगा। सबसे लोडर क्या होता है, सबसे पहले डिस्क में जो भी फाइलें उपस्थित होती हैं उसको ले आया और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये होता है इसका करेक्ट वर्क। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला परफेक्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने आने वाला है, इसको देखिए। A balanced order and multi-way search tree in which each non-root node contains at least keys is called a B tree of order n। देखिए दोस्तों, आपको मैं 82 क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊं। एक संतुलित आदेश n मल्टी-वे सर्च ट्री जिसमें प्रत्येक नॉन रूट कम से कम n-1/2 कुंजियां हैं, इन्हें ऑर्डर n के बी ट्री कहा जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा n-1/2, ठीक है। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यूजर ऑथेंटिफिकेशन टेक्निक दैट यूज रेफरेंस प्रोफाइल्स इज। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण टेक्नोलॉजी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने की व्यक्ति की अनूठी विशेषताओं का उपयोग करती है, जैसे कि उंगली के निशान, हमारी रेटिना। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आएगा फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। इन क्यू द एंड फ्रॉम वेयर आइटम्स इंसर्टेड इज कॉल्ड रियर, फ्रंट, टॉप या फिर बेस। तो दोस्तों 84 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका होगा रियर। तो कतारों में जहां से सम्मिलित वस्तुओं का अंत होता है उसे रियर बोलते हैं। तो रियर का मतलब अंत, फ्रंट होता है, एक आपका फ्रंट होता है और एक आपका रियर होता है। तो ये आपका रियर है, जहां पर अंत में आइटम डाले जाते हैं क्यू में, वो आपका रियर होता है, और जो स्टार्टिंग वाले जो आपके होते हैं वो आपके फ्रंट होते हैं। अब बढ़ते हैं लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, आइए आपको बताते हैं, इसको ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सी में एक हेडर फाइल नहीं है। सी में आपकी कोई हेडर फाइल नहीं है, वो कौन सी। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, सी में आप लोग लिखते होंगे जब प्रोग्राम बनाते हैं C++ या सी में, तो हैच इंक्लूड, ये प्रोग्राम मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इंक्लूड studio.h। आप लोगों ने जिसने कंप्यूटर में दोस्तों ये सी पढ़ाई होगी, studio.h। फिर ये लिखेंगे, आप लिखेंगे conio.h, conio.h, ठीक है। तो फिलहाल याद नहीं आ रही मुझे, बाकी पूरी कोडिंग मैं कर लेता था यहाँ पर। तो 85 क्वेश्चन का जो कौन सा नहीं होगा, type.h नहीं होता, बाकी string h, stdlib और आपका इधर का ctype.h। बाकी सारी दोस्तों हेडर फाइल है, लेकिन type h कोई फाइल नहीं होगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर यहाँ से डी आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। और अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। निम्न में से कौन फ्लिप फ्लॉप का एक अनुप्रयोग है। आपके पास है केवल 10 सेकेंड। बाउंस, लैच, काउंटर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए साथियों, आपको मैं बता दूं 90 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। अब बढ़ते हैं लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के बाद शुरुआत होगी मैथ की। तो मैथ से ना होए परेशान, क्योंकि मैथ आपके लिए बहुत ही सिंपल रहने वाली है। ये एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कम से कम टाइम में क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो 111 से लेकर 245 तक की सभी विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा। आपके पास है केवल 10 सेकंड। 10 सेकंड में इसका जवाब देंगे आप लोग, और मैं आपको बताऊंगा 10 सेकंड के बाद क्या है इसकी शॉर्टकट ट्रिक, जिसके थ्रू आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल मेथड के जरिए इसको लगा पाएंगे। इससे पहले क्लास को शुरू आपको जिस क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बताएं, आप लोग जाकर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही सारी इंपॉर्टेंट क्लास मिल सके। हमारा देखिए फर्स्ट लेटर हमें पता है दोस्तों ऐसे। तो पहला हमें दोस्तों अंक दिया गया 111, लास्ट भी हमें दोस्तों पता है, लास्ट हमें दोस्तों यहाँ पर पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है L। तो मेरा समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है A+L/2, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला होता है A+L/2। पहला पद, प्रथम पद 111, अंतिम पद 245, जोड़ के मारेंगे 2 से डिवाइड, तो आपका आंसर हो जाएगा 356/2। 178 आएगा। तो 178 वाले क्लास में जितने भी हैं वो सभी लोग बिल्कुल राइट हैं। बाकी दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे, इसको लगाइए। ये कैलकुलेशन बेस्ड आपका जो है क्वेश्चन है।
इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या होगा, आपके पास केवल 10 सेकंड है। चलिए बताइए, देखते हैं कौन बताएगा कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सॉल्व फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं, समय हुआ समाप्त। 81 का होता है 981, इसको लिखेंगे पॉइंट 0.09 और 3 का स्क्वायर, उसका मतलब ये 0.03 ऐसे ही रहेगा। और नीचे दोस्तों आपका आ जाएगा 0.01। 9 3 27, 100 से मल्टीप्लाई होगी आपकी, ये 4 अंक के बाद लगेगा, लेकिन 100 होगा तो 2 अंक के बाद लगेगा। आपका आंसर हो जाएगा 0.27। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना था आपको इसमें। तो कैलकुलेशन जिसने भी सही करी है तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 27। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0.27। बाकी लोगों का आंसर आ रहा है 0.009, जो कि बिल्कुल गलत है। सभी लोग ध्यान दें क्लास में, इसका आंसर ये नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 0.27। नहीं आया समझ में? सिंपल सी बात है, 81 का अंडर रूट होता है 9, तो लिखेंगे 0.09 और ये दे रखा है स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा ना 0.03, ये तो वैसे रहेगा। और नीचे आपको दे रखा है 0.01। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाएंगे, आपका 100 ऊपर 100 आ जाएगा और ये 4 9 3 27 हमारा आएगा 0.0027। लेकिन अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 27 बचेगा ना 0.27। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। सिंपल सा आपको जो है वहां पर कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं था उसमें। निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करिए, आपके पास 10 सेकंड है। तो देखते हैं कौन बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो 0.001% इसका आपका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए 0.001% हटाएंगे 100 आ जाएगा। तो पहले 3 अंक थे, 2 अंक के बाद और पॉइंट लगेगा। तो दोस्तों 1 0 तो 2 0 और बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ से, और अब लगाएंगे पॉइंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। समझ में आ गया? अब आ गया, ये भी एक सिंपल से कैलकुलेट करनी है आपको। आपको यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट में 3969 क्वेश्चन मार्क माइनस का 19 बराबर 107। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कितना होगा। आइए आप सभी को बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, और आप लोग चाहें तो इसको लगा सकते हैं। 19 को हम लोग जोड़ेंगे, 107 में 19 को जोड़ देंगे तो 9 और 7 हो जाएगा 16, 1 और 1 2, 126 आ जाएगा। तो दोस्तों 19 यहाँ पर हटा देंगे, मेरा 126 आ गया। अब दोनों साइड में करेंगे स्क्वायर, तो इधर तो मेरा आ जाएगा 39 मतलब 3969 अपॉन में x, और इधर मेरा आ जाएगा 126 का स्क्वायर हो जाता है आपका 15876। तो ये होता है 126 का स्क्वायर। तो दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर लिया। अब x मेरा इधर आएगा, ये मेरा अपॉन में जाएगा, तो x बराबर मेरा आ जाएगा 3969 अपॉन में आ जाएगा 15876। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 7 8, 3 निम 27, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे यहाँ से। ठीक है, और आपका दोस्तों यहाँ से कट जाएगा, जैसे कि 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, इसको काटने से यहाँ पर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 छंग 18, 3 चौक 12, और ये जाएगा 4 बार में, 1/4 आ जाएगा। तो साथियों 57 क्वेश्चन का आपका कैलकुलेट करने के बाद जो राइट आंसर होगा ये होगा 1/4। मैं देख पा रहा हूँ लगातार इस क्लास में जो आंसर आ रहे हैं 1/9 आ रहा है। इसका मतलब साफ है, सिंपल है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और अगर आप लोग यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या जाके एग्जाम में ट्रायल बॉल खेलेंगे। अगर यहाँ पर ट्राई नहीं करेंगे तो क्या एग्जाम में जाके ट्राई करेंगे, जहां पर आपकी लाइफ की सवाल होगा, पूरी लाइफ पे पूरी जिंदगी का सवाल होगा। इसलिए प्लीज दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग क्वेश्चन को लगाकर चेक कीजिए। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 23 है और उनके लघुत्तम समवर्ती के अन्य दो कारक आपके हैं 29 और 49। तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है, और आपके पास दोस्तों है केवल 15 सेकंड। चलिए इसको ट्राई करिए।
तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए लघुवर्तम के आपको दे रखे हैं लासा के दोस्तों दो कारक दे रखे हैं 29 और 49, ठीक है, और आपको दोस्तों मासा पता है। तो दोस्तों हमारा दोस्तों पहली संख्या हो जाएगी 29 इंटू 23, ये पहली संख्या हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी 49 इंटू 23। बस इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आपको जो है मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। और आपका यहां से जो राइट आंसर होगा ये देखिए कितना हो जाएगा 29 इंटू 23, तो इधर आपका आ जाएगा 667, और 23 इंटू 49 ये आ जाएगा आपका 1127। तो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 667 और बड़ी संख्या हो जाएगी 1127। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए 22 साल पहले रघु की आयु शामिक की आयु से 5 गुना थी, और अब 8 साल के बाद शामिक की आयु रघु की आयु की आधी है, तो रघु की वर्तमान आयु कितनी होगी। आज मैं इस क्वेश्चन को एक ऐसी शॉर्टकट टेक्निक से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना, जिससे क्वेश्चन में विदाउट मतलब ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, बहुत कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे लगाते हैं देखिए, 22 साल पहले की बात है और 8 साल बाद की बात है। 22 साल पहले की बात है और 8 साल बाद की बात है। पहले दे रखा है आपको कौन है, रघु और शामिक है। रघु है और एक शामिक लड़का है, तो इनका दे रखा है यहाँ पर 5 गुना है। तो दोस्तों जो दे रखा है आपकी रघु की आयु शामिक से 5, अगर शामिक 1 है तो रघु 5 होगा। शामिक की आयु रघु से आधी है, अगर रघु 2 होंगे तो शामिक 1 हो जाएंगे तो आधी हो जाएगी। अब देखिए 5 और 1 इनके बीच अंतर है 4 का, और 2 और 1 इनके बीच अंतर है 1 का। तो यहाँ अंतर है 4 का, यहाँ अंतर 1 का है, तो दोस्तों अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 4 का अंतर बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो अब 8 और 4 इनके बीच भी अंतर 4 का, यहाँ भी अंतर 4 का है, ठीक है। तो दोस्तों चाहे 8 में से 5 घटाइए, चाहे 4 में से आप लोग 1 घटाइए, आपका आएगा 3x। और आपको 22 और 8 ये 30 दे रखा है, 22 और 8 30 दे रखा है, 3 दाम 30, तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो दोस्तों रघु की आयु हो जाएगी 50 और इसकी दोस्तों आयु हो जाएगी 10, 22 साल पहले। तो 22 साल के बाद दोस्तों कितनी हो जाएगी, 50 और 22 हमारा हो जाएगा 72, और इसका दोस्तों हो जाएगा आपका 32। यानी कि 22 साल के बाद जो रघु की आयु होगी वर्तमान समय में वो कितनी होगी, 72 हो जाएगी। तो 72 वाले बिल्कुल राइट हैं, और 77 वाले फिर से मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे साथियों, मेरी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है दिल से कि प्लीज क्वेश्चन को लगाकर देखा कीजिए, उसके बाद आप लोग बताई कीजिए कि आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, ना दौड़ना है ना भागना है, आपको एक इस रेस में कछुए की तरह चलना है, खरगोश नहीं बनना है। खरगोश का दोस्तों पता लास्ट में क्या होता है, अभी भाग लोगे एग्जाम टाइम में रुक जाओगे फिर। तो 60 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका होगा 72 होगा, ठीक है। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब इलेक्शन हो रहे हैं, वोट हो रहे हैं, अब चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ठीक है। तो चुनाव में दोस्तों आपके 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और इस चुनाव में 530 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62% मत हासिल करता है और 648 वोटों से जीत जाता है, ठीक है। तो मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी होगी बताइए। 10 सेकंड, आपको 10 सेकंड लगाना, 10 सेकंड लगाइए। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको जो है पूरे 20 सेकंड का टाइम दूंगा, क्योंकि इतना समय आपके लिए पर्याप्त होगा। 20 सेकंड इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पर्याप्त है। तो क्या होगा सही जवाब, चलिए सॉल्व करिए। और हाँ, क्लास अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही क्वेश्चन लगा लें। हाँ 2 सेकंड में लगाना है, 10 सेकंड में लगाना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो आइए आपको बताते हैं, 2 लोग खड़े हैं, एक दोस्तों आपकी पार्टी ए पार्टी है और एक दोस्तों पार्टी आपकी जो है बी पार्टी है। 2 लोग खड़े हैं, तो जीतने वाले को मिले हैं 62% वोट। अगर जीतने वाले को 62% वोट मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 10 2 8 और 6 5 6 3 9 6 4 8। तो यार दोस्तों हारने वाले को मिले 38। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 62 और 38 का जो अंतर है यहाँ से 12 में से 8 क्या बचेगा 4, और दोस्तों दे रखा है यहाँ से 6, 5 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 2 बचेगा। तो 24% बराबर हम मान ले रहे दोस्तों यहाँ से कितना है 648 है, क्योंकि इन दोनों का जो वोटों का जो अंतर वो कितना है 648 है, ठीक है। तो दोस्तों यहां से काटेंगे दोस्तों 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, मतलब 1% बराबर 27। ध्यान दीजिए 1% बराबर 27,
तो 100% बराबर 2700। 2700 तो मेरे ये वोट हो गए। बाकी जो हमने अवैध घोषित करे थे ये भी तो होंगे ना, 530। तो 530 आप लोग और जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 5 12 और 3200 हो जाएगा। तो फिर से एक बार जीत हुई है यहाँ पर कछुओं की, तो 3230 होगा राइट। जल्दबाजी में हो जाता हमेशा गलत। आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन डी वाला। समझ में आ गया है? ठीक है, अच्छा लगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, इसको बताइए। पिंटू है, इसने 10% हानि पर वस्तु बेची और अगर वो 180 ज्यादा में बेचता तो उसे 2% का फायदा होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? इसके लिए आपके पास 15 सेकंड पर्याप्त है। चलिए इसको लगाइए, और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो ऐसे ही क्लासेस आपके सामने आती रहेंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो देखिए सिंपल सी टेक्निक ये है, 10 कम 2 ज्यादा, यानी कि दोस्तों 10 से 2 में पहुंचे, यानी कि 12%। जब 12% का अंतर आ रहा है तो 180 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 1% बराबर 15, तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो आज की क्लास में जिनका भी आंसर 1500 आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है, समझ में आ गया। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में आपका वही सब कुछ पढ़ना है जो आप लोग एसएससी के पेपर में पढ़ रहे थे, वही सब कुछ आपको पढ़ना है। इसमें आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ईडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है ना। तो यही सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे। स्पेशल क्लास है ये अब आपकी मिनिस्ट्रियल के लिए, क्योंकि 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो इंग्लिश में आएंगे। और जिसकी इंग्लिश दोस्तों यहाँ पर अच्छी है उसकी जॉब बिल्कुल पक्की है, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश आप लोग इंग्लिश में मात दे सकते हैं और लोगों को, अगर आपको आती है तो आप लोग अपने मेरिट में मार्क्स जो है अच्छे गेन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है इसको बताइए। इन क्वेश्चन नंबर 81 से 82 में आपको दिया गया द वर्क अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क एट इन द आंसर एप्रोप्रिएट। दोस्तों एप्रोप्रिएट का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों बताइए, आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं 4 शब्द दिए गए हैं और एप्रोप्रिएट का जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो आपका क्या होगा। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है अपनाना, विनियोजन करना या फिर उचित, योग्य या ठीक होता है। तो इसका हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से अपोजिट, यानी कि उल्टा आपको दोस्तों बताना है। तो इसका जो अपोजिट आपका हो जाएगा ये आपका होगा ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों, अनडिजर्व, ठीक है ना। अनडिजर्व यानी कि अयोग्य प्रदान करना। बाकी तरह का रिगार्डलेस, असावधान, लापरवाह हो जाना, बेलिहाज, उदासीन, ठीक है ना। समझते रहेगा हर एक पॉइंट को। फिर आपको याद रखा है प्रॉम्प्ट, इसका मतलब तो तुरंत, और इसका मतलब आपका होता है अवैध अधिकार करना। अब अगला जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैकोफोनी। कैकोफोनी मीन्स होता है कर्कश ध्वनि, बहुत बेकार सा साउंड नहीं आता, शोर मच रहा है, आपको परेशानी हो रही, वो होती है कर्कश ध्वनि जो बुरी लगती है। तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब तो शांति में प्रदान किया गया है, जबकि नॉइस मतलब शोर। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है आपका विरोध, कलह, कलेश, फूट, मनमुटाव, अनबन होना। और डिसहार्मोनी का मतलब होता है अशांति, बेसुरा, असंगत। तो कैकोफोनी का मतलब ही होता है बेसुरा होना, ठीक है ना। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। 83 और 84 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है दोस्तों यहाँ से, ठीक है ना। कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, एम्बैरेसिंग। तो दोस्तों एम्बैरेसिंग की करेक्ट स्पेलिंग आपकी कौन सी हो जाएगी, ए वाली राइट है, बी वाली राइट है, सी राइट है, या फिर आपका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला आपका राइट होगा। एम्बैरेसिंग का मतलब होता है दोस्तों असहज कष्टदायी स्थिति। असहज कष्टदायी स्थिति यानी कि जिन साथियों का भी आंसर आ रहा है एम, पहले तो देखिए एम बैरिस, VARRASSING बिल्कुल राइट होगा, एम वेरिस इंग। तो एम्बैरेसिंग की करेक्ट स्पेलिंग आपकी दे रखी है बी वाले पार्ट में। इसका मतलब होता है असहज कष्टदायी स्थिति। समझ में आ गया आपको। जितना ज्यादा इंग्लिश को डीपली और ध्यान से पढ़ेंगे, मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं गुना आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छा कर लेंगे। अब आपका जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, राइट देखिए एंटर, ठीक है, एंट्री, EN ट्री, प्रेन्योर PRE, ठीक है ना, न्योर NEUR। तो दोस्तों एंटरप्रेन्योर ये होगी इसकी करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो जिनका भी आंसर साथियों आ रहा है ए बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। तो आपको सबसे पहला वर्ड आपको दे रखा है वॉइस्ट्रस। वॉइस्ट्रस का मतलब दोस्तों आपका क्या होता है? अत्यधिक शोर मचाने वाला। ठीक है, आपको मीनिंग बताना है, 10 सेकंड आपके पास है। वॉइस्ट्रस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, कुछ लोग नहीं होते बहुत शोर मचाते हैं फ्री में बिल्कुल, तो इसका जस्ट मीनिंग क्या होगा? कोलाहल, हल्ला हु मचाने वाला। तो यहां से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा आपका अप्रोरियस। ठीक है ना दोस्तों, यहां से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रोरियस। दैट्स आंसर आपका राइट होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो आपको यहां पर दिया गया है दोस्तों, वेनरेट। तो वेनरेट का मतलब आपका होता है महान, सम्मान प्रदान करना, सम्मान प्रदान करना, किसी का आदर सत्कार करना, आदर करना। तो हमारा उसमें यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा रिवेयर। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है रिवेयर, दैट्स अ परफेक्ट। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा वेनरेट का होता है रिवेयर, दोनों का मतलब होता है सम्मान करना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे। आपके एग्जाम में ईडीएम और फ्रेज के भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया आपको, there was a definite element of fabrications in the story what he believed the account hook line and sinker। देखिए एक ईडियम दे रखा आपको, हुक लाइन एंड सिंकर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है आज मैं आपको बता दूं। 87 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब होता है एक ईडियम की तरह प्रयोग हुआ है। इसका मतलब पूरी तरीके से, पूर्णतया पूरी तरीके से मतलब होता है कंप्लीटली। तो पूरी तरीके से आपका जो आएगा इसका अर्थ होता है और मीनिंग हो जाएगा आपका कंप्लीटली। अब सेकंड क्वेश्चन आपको एक दिया गया है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। टू ईट हम्बल पाई। देखिए टू ईट हम्बल पाई मतलब होता है, ये भी एक ईडियम है। इसका मतलब जिसका अर्थ होता है अपमान या कटु स्थिति सहन करना, अपना अपमान, अपनी इंसल्ट को सहन करना। तो मतलब आपका हो जाएगा टू एक्ट, ठीक है ना, अपोलोजेटिकली। आपका दोस्तों यहां से आंसर आ जाएगा दोस्तों टू एक्ट अपोलोजेटिकली। दैट्स अ परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मतलब होता है आपका अपमान या कटु स्थिति को सहन करना। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग यहां से आगे। आपके एग्जाम में जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन। कहने का मेरा आशय यह है, जैसे कि आपको वाक्य दिया गया जानबूझकर, दोस्तों जानबूझकर की गई तोड़फोड़ उत्पादन को रोकने के लिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सैबोटेज। सैबोटेज का मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या होता है? हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा ऐसे। तो जानबूझकर की गई तोड़फोड़ उत्पादन को रोकने के लिए, तो ये होगा सैबोटेज। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने आज का दोस्तों, इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइन्स टू अ डिस्कोर्स और प्ले। कहने का मेरा मतलब ये है किसी वार्ता अथवा नाटक की शुरुआती पंक्तियां, इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब तो प्रस्तावना के द्वारा प्रकट करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलॉग। दैट्स अ परफेक्ट। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों क्लास? ये इसकी आंसर शीट आपको मिल जाएगी आगे। तो अगर क्लास आज की आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए दोस्तों आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।